हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। मानचित्र पठन एवं अंकन कक्षा 10 के मध्य प्रदेश बोर्ड का 5वां अध्याय है और हम अभी तक इसके 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, 3 विषय वस्तुओं पर बातचीत कर चुके हैं। मौसम मानचित्र से आशय, महत्व, आवश्यकता ये देख चुके हैं, मौसमी दशाओं के संकेत देख चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण था चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वी शेप का जो डिप्रेशन है वो, और फॉन जिसको अंग्रेजी में वेज कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने उसको समझा होगा। एक बार रिपीट कर दूं मैं कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात पूरी तरह से वायु दाब के ऊपर निर्भर करते हैं। वायु का स्वभाव होता है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होना। जब वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है तब वह स्थिति बनती है चक्रवात की। इसके जस्ट अपोजिट होता है प्रतिचक्रवात, जिसमें एक लंबे क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में 100, 150, 200 किलोमीटर के क्षेत्र में उच्च वायु दाब की स्थिति निर्मित होती है और उच्च दाब से अल्प वायु दाब की तरफ वायु प्रसारित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। वह होती है एंटी साइक्लोनिक पोजीशन। इसके अलावा वी आकार के अल्प दाब और उच्च दाब वायु क्षेत्र के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें हमने वी शेप्ड के जो निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है जिसमें हमने गर्त रेखा को देखा था, और फॉन जो उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है उसमें शिखर रेखा को देखा था। तो इस तरह से आप लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा और समझा। आज हम देखने जा रहे हैं वायु वेग के संकेत और मेघाच्छादन की स्थिति। चलिए हम शुरू करते हैं। वायु वेग संकेत, मेघाच्छादन संकेत और अन्य मौसमी संकेत क्या हैं, आज हम इसको समझेंगे। वायु वेग संकेत के अंतर्गत हम देखते हैं तो वायु वेग मापक्रम का नियोजन सन 1805 में ब्रिटिश जल सेना के अध्यक्ष ब्यूफोर्ट ने किया था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ हो रहा है। भारतीय मौसम मानचित्र पर ब्यूफोर्ट वायु मापक्रम से अलग वायु मापनी का प्रयोग होता है। तो आप लोगों की समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि वायु के वेग को मापने का सबसे पहला उपक्रम ब्रिटेन की जल सेना के अध्यक्ष ब्यूफोर्ट नाम के व्यक्ति ने किया था। हालांकि भारत में ब्यूफोर्ट के जो वेग मापन की जो पद्धति है उससे हटकर वायु मापनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है, चलिए हम उसको आगे देखते हैं। वायु वेग संकेत में इन संकेतों को पिछले पंख से वेग तथा अगले सिरे से दिशा का बोध होता है। जैसे ये जो पिछला हिस्सा है ये पंख होते हैं। ये जो ऊपर डंडा होता है ना, ये सीधा ये कहलाता है पंख, और आगे जिस दिशा में इसका मुंह होता है ये इस तरफ, अगर ये इस तरफ है एरो की दिशा तो ये वायु की दिशा को दर्शाता है। प्रायः आधा पंख बदलने पर वायु की गति में 5 नॉट का परिवर्तन होता है। जैसे ये है आधा पंख तो ये 5 नॉट, और इसके बाद ये हो गया पूरा पंख, ये 5 और 5 10 नॉट। फिर अगर 1 2 पंख और ये इसके बाद में आधा पंख आगे लगा दिए तो ये हो गया 15 नॉट। ये 50 नॉट की स्थिति में इस तरह से एक पूरा ट्रायंगल बना दिया है। 1 नॉट के बराबर क्या होता है, 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 समुद्री मील। ठीक है ना। अब हम देखते हैं वायु मापन के संकेत क्या क्या हैं, उसको आप गौर से देखिए। परीक्षा में यही आता है। हमारे जो एग्ज़ाम में जो रूढ़ चिन्हों की बात होती हैं मानचित्र पठन एवं अंकन अध्याय में, बाकी चीज़ें तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालना है, समझना है, उसके लिए एक अच्छे स्टूडेंट्स बनना है आपको ज्योग्राफी का, तो आपको बाकी चीज़ें पिछली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको केवल परीक्षा पास होना है और आगे चल के ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है और सिर्फ अच्छे नंबर लेना है, तो आप वायु मापन संकेत को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है। तो इसमें जैसे ये ब्यूफोर्ट संख्या दी है, वायु का नाम दिया है, संकेत, उसकी स्पीड क्या है माइल पर आवर में, और वायु का प्रभाव क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले 0 अगर ब्यूफोर्ट संख्या होगी तो वायु शांत होगी और धुआं सीधे ऊपर उठेगा। इसको हम इस संकेत से दर्शाते हैं। एक सर्किल है, उसके अंदर एक गोला बना हुआ है। ब्यूफोर्ट संख्या 1 होने पर ललित वायु आधा पंख के साथ में होती है। ब्यूफोर्ट संख्या 2 होगी तो मंद समीर होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर पर वायु का प्रभाव मालूम पड़ता है, पत्तियां लड़खड़ाने लगती हैं और वात सूचक यंत्र पर पता चलने लगता है कि हाँ यहाँ पर हवा चल रही है। ये ब्यूफोर्ट संख्या 2 पर मंद समीर की स्थिति होती है। 2 पंख लगे होते हैं इसमें। ललित समीर में 1 पंख होता है, मंद समीर में 2 पंख होते हैं। इसके बाद 1.5 पंख की स्थिति में क्या आती है, धीर समीर आती है। यहाँ पर इस तरह से धीर समीर में टहनियाँ हिलने लगती हैं, पत्तियाँ लगातार हिलती रहती, झंडा भी हल्का हल्का लहराने लगता है। अल्प बल समीर में
4 पंखे लगे होते हैं। 4 पंखों के साथ में जब हवा चलती है, या जब 4 पंख वाली संकेत यहाँ पर होता है तो यह अल्प बल समीर होता है, जिसमें धूल भी उड़ने लगती है, पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं भी हिलने लगती हैं, ब्रांचेस भी हिलने लगती हैं। 5 ब्यूफोर्ड संख्या पर समीर सबल हो जाता है। और यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आधी 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 करके ये 5 पंख होते हैं, दिशा उसकी ये दर्शाई जा रही है। छोटे छोटे पेड़ हिलने लगते हैं जलों में, जो स्थलीय जल होता है, तालाब वगैरह, नदी नदी में, उसमें तरंगें उठने लगती हैं और पेड़ों की जो बड़ी और मोटी शाखाएं हैं वो भी हिलने डुलने लगती हैं। इसके बाद 6वें ब्यूफोर्ड संख्या पर प्रबल समीर होता है। प्रबल समीर में टेलीग्राफ के तारों की आवाज़ आने लगती है, जो सनसनाहट की, जो बिजली के तार जो बंधे होते हैं एक दूसरे से खंभों में, उनकी आवाज़ें भी आने लगती हैं। छाता जब हम लगाते हैं तो छाता पलटने लगता है, उसको लगाने में कठिनाई होती है। इसके बाद सबसे तेज़ स्थिति आती है 7वें ब्यूफोर्ड संख्या पर, जहाँ पर पंखों की संख्या होती है 7 और इसमें पूरा पेड़ हिलने लगता है, वायु के विरुद्ध चलने में रुकावट आने लगती है। हम सोचें कि इतनी तेज़ हवा में चलने लगें तो हम चल भी नहीं पाते हैं, हवा हमको पीछे की तरफ धकेलने लगती है। यह स्थिति कहलाती है समझंझावात की। और जस्ट अपोजिट दिशा में जब हम चलते हैं इस तरह से, झंझा जब निर्मित होता है, जिसमें 8 पंख प्रयोग में लाते हैं, तो पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं, चलना फिरना तो खैर भूल ही जाओ, बहुत कठिन हो जाता है। प्रबल झंझा की स्थिति जब निर्मित होती है तब यहाँ पर देखते हैं हम कि पंखों की संख्या 9 हो जाती है और मिलों में जो चिमनियाँ बड़ी बड़ी लगी रहती हैं वो गिर जाती हैं, इमारतों को नुकसान होने लगता है, इमारतों की जो खपड़े अपड़े हैं वो उड़ जाते हैं, इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं। प्रबल झंझा से भी ज़्यादा खराब स्थिति होती है पूर्ण झंझा में, जब वायु वेग की स्थिति 55 किलोमीटर प्रति मील आगे बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, पेड़ उखड़ जाते हैं, इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बल्कि इमारतें भी गिर जाती हैं। इसके बाद आता है झंझावात। झंझावात में आप देखते हैं कि हवा की जो गति होती है वह 64 मील से अधिक होती है और यह बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। और अंत में प्रभंजन की स्थिति आती है, जिसे हरिकेन भी बोलते हैं। यहाँ पर वायु वेग की जो स्थिति होती है वह है 75 से अधिक होती है और यह क्षति की चरम सीमा पहुंचती है, बहुत अधिक क्षति हमको इसमें आती है। इस तरह से आपने वायु वेग मापन के संकेतों को देखा। इनके 11 संकेत हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है। इनका कोई शॉर्टकट ट्रिक्स हो तो उसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का जो ऋण चिन्हों का प्रश्न आता है उसमें 2 या 3 वायु मापन संकेत आ ही जाते हैं। इसके बाद आता है मेघाच्छादन संकेत। आकाश की दशा को बादल के प्रकार एवं मेघाच्छादन तथा मेघ की मात्रा के द्वारा बताया जाता है। मेघ की छाया वृत्तों द्वारा प्रकट की जाती है। भारतीय मानचित्रों में केवल निम्न तथा मध्यम ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। मेघ की मात्रा वृत्त के 8वें भाग की मापनी पर प्रकट की जाती है। तो ये इस तरह से यहाँ से शुरू होता है निम्न स्तर, ये होता है उच्च स्तर। तरंग की दिशा शांत होती है और 8वें भाग की स्थिति होती है मेघाच्छादन में। तो ये मेघाच्छादन की स्थितियाँ आपको इसमें दिख रही हैं। संपूर्ण मेघाच्छादन में आपको इस तरह से दिखाई देगा और आकाश धुंधला होगा तो उच्च स्तर पे ये है। और सूर्य प्रकाश की स्थिति ये कहलाती है, जहाँ पर हमने वायु वेग का जब देखा था मापन में, शांत वायु वाली स्थिति मतलब सूर्य प्रकाश की स्थिति कहलाती है। इसके बाद मौसम की स्थितियों के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संकेत हैं, जो धुंध की स्थिति को दर्शाने वाला संकेत। यदि हम अंग्रेजी के 8 को एक थप्पड़ मार दें और वह आड़ा हो जाए तो वह धुंध की स्थिति होती है। इसके बाद कोहरा, 3 आड़े डंडे, मतलब यह भी यदि हम क्रिकेट के स्टंप को गिरा दें, आड़े कर दें और वे इस स्थिति में आ जाएँ तो ये कोहरे की स्थिति होती है। फुहार, कॉमा लगा दी हमने तो फुहार बन गया। और हिम की स्थिति है, मतलब ये रेखाएं, अगर 3 रेखाएं एक दूसरे को निश्चित दूरी से किसी बिंदु पर काट दें तो ये संकेत जो बनता है स्टार की तरह, वह कहलाता है हिम। दूरस्थ रजत प्रदीप्ति की संकेत आपको ये दिख रहा है, जबकि कुहासे के लिए 2 आड़ी लाइनें। इसके बाद छिछला संकेत में ये 2 स्टंप आड़े हों और उनके ऊपर 2 गिल्लियाँ जो आड़ी हों, ये छिछला कोहरा की स्थिति को दर्शाता है। वर्षा में आपको ये दिख रहा है संपूर्ण मेघाच्छादन की स्थिति भी इसी को कहते हैं और यही स्थिति वर्षा की कहलाती है कि एक वृत्त को अगर हम पूरी तरह से भर दें तो यह वर्षा की स्थिति या संपूर्ण मेघाच्छादन की स्थिति भी कहलाएगा।
ओला की स्थिति में एक ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है। अगर कहीं पर त्रिभुज बन रहा है, नक्शे में आपको मौसम मानचित्र में अगर त्रिभुज की स्थिति दर्शाई जा रही है, दैट मीन्स वहाँ पर ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। तड़ित झंझा मतलब हवा पानी के साथ में बिजली अगर गिरने की स्थिति होगी तो यह संकेत आपको बनाना पड़ेगा। लगभग ये अंग्रेजी के आर अक्षर से मैच करता हुआ दिखता है। इस तरह से फिर हम नक्शे में समुद्र की दशाओं का भी वर्णन करते हैं और मानचित्र के आधार पर मौसमों की भविष्यवाणी भी की जाती है। इस प्रकार आप लोगों ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से देख लिया, वायु मापन और मेघाच्छादन के संकेतों को देख लिया। अब अभ्यास प्रश्नावली के अंतर्गत ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, 1 नॉट का मान कितने किलोमीटर होता है, और दूसरा, वायु मापन संकेत याद करने की ट्रिक लिखिए। इस तरह से आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। इस तरह से आप लोगों ने जो रूढ़ चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, वायु मापन के संकेत, मेघाच्छादन के संकेत और मौसम की अन्य दशाओं के संकेत, इनको ये परीक्षा में हर साल आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं 5 अंक के। तो इनको आप बहुत अच्छे से रट लीजिए और रटने के लिए कोई ट्रिक्स ईजाद कर लीजिए। बहुत सारी ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक्स आपको इसके दूसरे प्रश्नावली के उत्तर में लिख कर भी देना है। तो चलिए ठीक है, आप लोग ये 2 प्रश्न हल कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।